Hi viewers and my dear students, I am Vikas Agarwal, your maths mentor for class 12th session 2020-21. Today I welcome you all for this introductory class for class 12th mathematics. जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो एक्सक्लूसिवली सीबीएसई क्लास 12th मैथ्स के रिगार्डिंग होगा. अब आज जो इंट्रोडक्टरी क्लास है, इस इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर हमें कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें डिस्कस करनी है, कुछ मुझे आपको एडवाइस देनी है. इसके अलावा लाइन ऑफ एक्शन डिस्कस करनी है, क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है वो बताना है, और एक सीबीएसई क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड असेसमेंट ये डिस्कस करना है. ये सब चीजें शुरुआत में करनी इसलिए जरूरी होती हैं बिकॉज आपको राइट फ्रॉम द डे वन ये अच्छे से पता हो कि हाउ टू गो अबाउट, कैसे अच्छा स्कोर करना है, कम से कम मेहनत में मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं. राइट फ्रॉम द डे वन अपना नोट्स, अपना मटेरियल, अपना प्रेजेंटेशन ऐसे रखना है कि वो बिल्कुल स्पेल बाउंड परफॉर्मेंस दे. तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज द वर्ड ऑफ एडवाइस. वर्ड ऑफ एडवाइस सबसे पहली चीज किसी भी वीडियो लेक्चर को शुरू करने के लिए, चाहे वो यूट्यूब हो या लाइव क्लास हो या किसी के लिए भी, वो ये कि सबसे पहला काम आप कोशिश ये करिए कि इन वीडियोस को लार्जर स्क्रीन पर देखिए. लार्जर स्क्रीन मतलब अगर आपके यहाँ टीवी है, स्मार्ट टीवी है, अगर टीवी नहीं है तो लैपटॉप पर अगर पॉसिबिलिटी है, लैपटॉप अदरवाइज टैबलेट्स पर देख सकते हैं, या इवन अगर कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं भी है, आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो जहां तक हो सके फुल स्क्रीन मोड पे लैंडस्केप में देखें. दो रीजन है इसके. पहली चीज, लेस स्ट्रेन ऑन आईज, आंखों पे कम स्ट्रेन पड़ेगा. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब आप लार्ज स्क्रीन पर वीडियो देखेंगे तो आपके दोनों हाथ फ्री रहेंगे, और ये जो फ्री हाथ हैं ये आपको और इंपॉर्टेंट काम करने में हेल्प करेंगे. तो दूसरा काम, हैंड फ्री. अब हैंड फ्री रखने की मुझे क्या एडवांटेज है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो लेक्चर्स में और खासकर मैथ्स के लेक्चर में वो जरूरी है कि जब आप ये लेक्चर अटेंड करें, वीडियो लेक्चर, तो आप बिल्कुल अलर्ट रहें, अटेंटिव रहें, बहुत केयरफुल रहें. लेक्चर्स हैं ये इस टाइप के नहीं है कि आप कोई म्यूजिक वीडियो सुन रहे हैं. आपको इमीडिएटली नोट्स लेने पड़ेंगे. इसके लिए आपके पेन, पेंसिल, रजिस्टर, टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस बुक सब रेडी होने चाहिए. तो वो जो हमने कहा ना कि आप अगर लार्जर स्क्रीन पे देखें, आपके हैंड्स फ्री रहें, उसकी मेन एडवांटेज ये है कि आप नोट्स लेने के लिए रेडी रहें. बिना लिखे मैथ्स में कुछ भी नहीं हो सकता है. तो जब तक आप प्रॉपर अपनी राइटिंग में नोट्स नहीं लेंगे तब तक काम नहीं होगा. आप ये सोचें कि हम ये वीडियो सेव कर लेंगे, स्क्रीन का वीडियो शॉट ले लेंगे या स्क्रीन शॉट्स ले लेंगे, उनको सेव कर लेंगे, वो काम आ जाएंगे, या प्रिंटेड नोट्स आ जाएंगे, उनसे काम नहीं होता. अपनी हैंड राइटिंग के अपने बनाए हुए नोट्स अनकंपेरेबल, हाईली वैल्यूएबल है. तो ये सबसे पहली एडवाइस थी आपकी कि आप लार्जर स्क्रीन पे देखें, लार्ज स्क्रीन, सो दैट स्ट्रेन कम पड़े, हाथ फ्री रहें, और हाथ फ्री जो रहेंगे आपके, आप उसे नोट्स लेने में यूज कर सकते हैं. अब क्या मटेरियल चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी. तो आपको ये सब चीजें करने के लिए सबसे पहली चीज कि अगर मुझे 12th के मैथ्स के लिए शुरू करना है 2020-21 के लिए, सबसे पहले तो सीबीएसई का लेटेस्ट करिकुलम चाहिए. तो पहली चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए करिकुलम. अब करिकुलम कहां से मिलेगा. ये सीबीएसई की साइट पर अवेलेबल है, cbseacademics.nic.in. इस पर करिकुलम का स्पेसिफिक कॉलम है, वहां मिल जाएगा. इन केस अगर आपको ये चीज वहां नहीं मिलती है, इनएसेसिबल है, तो इंट्रोडक्टरी स्ट्रिप पर जो मोबाइल नंबर आ रहा है आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो ईमेल आईडी आ रही है आप अपनी रिक्वायरमेंट और नाम लिखकर हमें भेज सकते हैं. हम इसको आपका पीडीएफ भेज देंगे अर्लीस्ट पॉसिबल. तो पहली चीज करिकुलम चाहिए. दूसरी चीज, प्रेस्क्राइब्ड बुक्स कौन सी हैं.
प्रिस्क्राइब्ड बुक्स जो हैं वो आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स है। अब एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक्स? एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, ये 2 बेसिक बुक्स हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ एडिशनल अपर लेवल की हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की ही आपके पास एग्जाम्पलर भी आती है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक्स। तो इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, देन एग्जाम्पलर बुक। और लास्ट ईयर से ही सीबीएसई ने कुछ लैब एक्टिविटीज भी इंट्रोड्यूस करी हैं, तो एक लैब मैनुअल और आती है, लैब मैनुअल बहुत काम की चीज है। लैब मैनुअल 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में हैं, जिसमें लैब एक्टिविटीज का मेजर चंक है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड क्या हो गया? आपको करिकुलम की कॉपी चाहिए, बुक्स चाहिए, एनसीईआरटी पार्ट 1, पार्ट 2, एग्जाम्पलर, लैब मैनुअल। इनमें से अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रही है, वैसे तो ये सब चीजें साइट पर अवेलेबल हैं, सीबीएसई साइट्स पर, एकेडमिक साइट पर। इनकेस अगर नहीं मिलती हैं तो अगेन इंट्रोडक्टरी स्ट्रिप पर जो मोबाइल नंबर आ रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट। तो इवन इफ इन बुक्स का पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे, वेदर इट इज पार्ट 1, पार्ट 2, एग्जाम्पलर या लैब मैनुअल। देन इसके अलावा और क्या मटेरियल चाहिए? आपको रजिस्टर्स चाहिए। अब रजिस्टर्स में हमारी लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है? एक रजिस्टर जो है मुझे नोट्स के लिए चाहिए। जब आप वीडियो लेक्चर देखते हैं इमीडिएटली एक रजिस्टर हैंडी रखिए, आप उसमें से सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए। इवन इफ अगर वीडियो देखते टाइम आपको लगता भी है कि कुछ फास्ट जा रहे हैं, वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है वो नोट डाउन करिए। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना मैथ्स में काम नहीं होगा। तो एक रजिस्टर हमारा नोट्स रजिस्टर हो गया जिसमें आप सारे नोट्स ले रहे हैं। दूसरा रजिस्टर जो है वो हमारे प्रैक्टिस रजिस्टर में काउंट होता है। प्रैक्टिस रजिस्टर में क्या करेंगे जी? जब भी आपका वीडियो लेक्चर होगा, एट द एंड ऑफ द वीडियो लेक्चर हम आपको कुछ टेस्ट देंगे, असाइनमेंट देंगे, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देंगे, वो आपको प्रैक्टिस रजिस्टर में करने। इसके अलावा एनसीईआरटी की पूरी बुक विद एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस रजिस्टर में करनी है। ये बात ध्यान रखिए सर, एनसीईआरटी को आपको लाइटली नहीं लेना है, बिकॉज फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% पोर्शन जो होता है वो एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट लिफ्ट होता है या बहुत कॉस्मेटिक चेंज करके दिया होता है। तो कुछ भी और करने से पहले सबसे पहला काम यही है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स विद एग्जांपल्स बहुत अच्छे से थॉरो करें, उसके बिना काम नहीं होगा। तो प्रैक्टिस रजिस्टर में मुझे जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिए हुए हैं, असाइनमेंट दिए हुए हैं और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ये मुझे करने हैं। ये आपने ठीक किए हैं कि नहीं किए हैं, इसको क्रॉस चेक करवाना है, इस पे डिस्कशन करना है, इसके लिए एक अलग लाइन ऑफ एक्शन है। आप ये चीज प्रैक्टिस रजिस्टर में करिए और प्रैक्टिस रजिस्टर को स्कैन करके इधर मोबाइल स्कैनर से पीडीएफ बनाइए और हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए या ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। विद इन अ वीक हम उसको असेस करके वी विल गेट बैक टू यू। जो भी डिफिकल्टीज होंगी वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। हम कोशिश ये भी करेंगे कि वीक में एटलीस्ट 1 आपकी एक लाइव क्लास हो जाए, जिसका शेड्यूल हम आपको लेटर ऑन इंटीमेट करेंगे। तो वो जो लाइव क्लास होगी, वो जो मीटिंग क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास, उसमें हम आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग या जो डाउट रिमूवल है वो फर्स्ट हैंड 1-to-1 बेसिस पे कर लेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, जब भी आप नोट्स लेते हैं या रजिस्टर में काम करते हैं तो एक बात स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है। आपको जब भी कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का आप किसी भी रजिस्टर में करते हैं, तो सपोज कीजिए कि एक एनसीईआरटी की बुक है, आपने उसका क्वेश्चन नंबर 5 किया, पेज नंबर 50 पर था, तो जहां आप रजिस्टर में नोट कर रहे हैं वहां आप उसका पेज, और एनसीईआरटी की बुक में ये जरूर लिखें कि वेदर इट इज नोट्स रजिस्टर नंबर 1 एंड देन पेज नंबर, या प्रैक्टिस रजिस्टर नंबर 1
पेज नंबर, ये लिखना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी की बुक के हर क्वेश्चन पर लिखा होना चाहिए कि वो कौन से रजिस्टर के कौन से पेज पर है। दो फायदे होंगे इसके। सबसे पहला फायदा तो ये कि जब भी आप कभी बुक खोलेंगे तो बुक खोलते ही आपको इमीडिएटली पता चल गया कि सारे क्वेश्चंस पे रजिस्टर नंबर पेज नंबर पड़ा हुआ है। दैट मींस ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपने करा हुआ है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये चीज एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत काम आती है। जब लास्ट मोमेंट पे आपको इमीडिएटली कोई क्वेश्चन चाहिए और आपको पता नहीं चल रहा होता है कि आपने वो क्वेश्चन कहां करा हुआ है, उस टाइम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ढूंढने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो अभी राइट फ्रॉम द डे वन हमें अपने नोट्स इस तरह से अरेंज करने चाहिए कि किसी भी टाइम पे कोई भी क्वेश्चन लोकेट करना हो तो एट द ड्रॉप ऑफ द हेड में इमीडिएटली लोकेट कर सकूं कि ये इस रजिस्टर के इस पेज पे करा हुआ। और रजिस्टर खोलते ही आपको ये पता हो कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन बुक का कौन सा क्वेश्चन है। अब वो चाहे वो एनसीईआरटी का पेज नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर इतना, या एग्जाम्पलर का है, या आपने कोई और हेल्प बुक या एडिशनल रेफरेंस बुक ली हुई है तो उसका नंबर डाल सकते हैं। ये अगर राइट फ्रॉम द डे वन आप चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंटेशन अच्छा रख के चलेंगे तो लास्ट मोमेंट पर आपको दिक्कत कम आएगी। तो ये आपके पास हो गया कि व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन, व्हाट इज द मटेरियल रिक्वायर्ड, रजिस्टर्स में नोट कैसे करना है। एक बात और ध्यान रखनी है, जो आप प्रैक्टिस रजिस्टर बनाएं, बहुत मोटे रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये करें कि हर चैप्टर के लिए एक पतला रजिस्टर बना लें। आपने सपोज कीजिए चैप्टर 1 करा, से रिलेशन फंक्शन है, एक आप पतला सा रजिस्टर बना लीजिए। रिलेशन फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन नोट्स वाले हैं, जितने भी असाइनमेंट वाले हैं, टेस्ट वाले हैं, एक्सरसाइज वाले हैं, वो सब उस रजिस्टर में होंगे। लेटर ऑन ऐसा भी आएगा कि आप एक्स्ट्रा बुक रेफर करेंगे, एग्जाम्पलर करेंगे या कुछ और बुक करेंगे, उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अगर आप उस जगह कर लेंगे तो आपके पास उस पूरे चैप्टर का एक कंपेंडियम बन जाएगा। जब भी कभी आपको वो चैप्टर रिव्यू करना होगा तो दैट रजिस्टर विल एक्ट लाइक बाइबल, कि सारे के सारे क्वेश्चन सारे सब एक साथ जगह। वरना अक्सर एट द एंड ऑफ द ईयर ये प्रॉब्लम आती है कि किसी टॉपिक्स के आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं लेकिन अलग अलग जगह पर करे हुए हैं और उसको लोकेट करना, ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल है। या रिवाइज करते टाइम आपने एक जगह से रिवाइज करा और जो कुछ एक एडिशनल या टफर क्वेश्चंस थे वो आपने किसी और जगह छोड़ दिए और वो बाद में मिल नहीं रहे। चीज को अच्छे से अरेंज करके रखना, प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखना, इजीली रिकॉलेबल फॉर्म में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज को समझने के साथ साथ। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता जिसका 100% अटेंशन हो। तो अगर मटेरियल बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहेगा तो रिकॉल वैल्यू आपकी बढ़ेगी, कम टाइम में आप चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। कभी भी किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो, एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा कि सॉफ्ट कॉपीज, हालांकि आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन सॉफ्ट कॉपीज से ज्यादा जरूरी आपके पास हार्ड कॉपीज है। बुक्स आपको किसी ऐप के थ्रू नहीं, हार्ड कॉपी चाहिए। इवन इफ आपको हम पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड करवाते हैं तो भी इट इज एडवाइजेबल कि आप उसका चैप्टर वाइज या मार्केट से पूरी बुक खरीद कर लें। ये पीडीएफ फॉर्म या सॉफ्ट फॉर्म सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, जब तक आपको मार्केट से बुक नहीं मिल रही है तो आप चैप्टर वाइज प्रिंट आउट निकाल लें या थोड़े बहुत टाइम बीइंग के लिए आप पीडीएफ फॉर्म यूज कर लें। अदरवाइज वो फर्स्ट हैंड फील आपको नहीं आएगी। सेम चीज नोट्स के लिए है, नोट्स बनाने पड़ेंगे चाहे आपके पास कितना भी अच्छा वीडियो लेक्चर्स का कंपेंडियम हो। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे काम नहीं होगा। जब भी आप नोट्स बनाते हैं उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं, फॉर्मूले लगते हैं, वो उस रजिस्टर के लास्ट पेज पे लिख लीजिए। ऐसे करते करते आपके पास हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो समरी है, जो फाइनल पॉइंट्स है, वो रजिस्टर के लास्ट पेजेस पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपने सारे चैप्टर्स कर लिए, अगर आप उन लास्ट पेजेस की एक फाइल बना लेते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरे सारे चैप्टर का समराइजेशन, फॉर्मूले विदाउट किसी एडिशनल एफर्ट आपको अवेलेबल हो जाए। तो आई होप यहां तक मैं क्लियर हूं। मैं ये बात बता चुका हूं कि आपको अगर कभी भी आइदर रिगार्डिंग बुक्स है, करिकुलम है या नोट्स पैटर्न के लिए अगर कभी भी किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए आपको अपार्ट फ्रॉम द वीडियो लेक्चर, आप हमें व्हाट्सएप करें या ईमेल करें, हम आपको वो चीज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा देंगे। अब इन सारी चीजों के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सीबीएसई क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड असेसमेंट। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई क्वेश्चन पेपर पैटर्न। सिलेबस कैसे दिया हुआ है, कैसे डिवीजन है, पेपर कैसे पूछेंगे। तो जो मैथ्स के लिए वेटेज एलोकेटेड है दैट इज ऑफ 100 मार्क्स।
इस 100 मार्क्स के अब दो पार्ट हैं, लास्ट ईयर से ही ये चेंजेस करें 2019-20 से। तो 80 मार्क्स का आपका एक पेन पेपर टेस्ट होगा ईयर एंड, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च में। 3 आवर ड्यूरेशन प्लस 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। तो 80 मार्क्स आपके उस एनुअल पेपर के हैं, 3 घंटे का पेपर होगा, 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा, ईयर एंड एग्जामिनेशन होगा, पूरा सिलेबस उसके अंदर आएगा। जो 20 मार्क्स हैं दैट इज फॉर इंटरनल असेसमेंट। ट्वेंटी मार्क्स फॉर इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स नहीं है, ये प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, इट इज इंटरनल असेसमेंट। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें भी दो डिवीजन है, एक 10 मार्क्स का एक और एक 10 मार्क्स का एक। और 10 मार्क्स में आपके पास पीरियोडिकल टेस्ट है और यहां पर आपके पास एक्टिविटीज। अब ये चीज एलाबोरेशन में डिस्कस कर रहे हैं कि जो 100 मार्क्स हैं 80 और 20 की कैटेगरी में डिवाइड करे हुए हैं। 80 मार्क्स का ईयर एंड टेस्ट है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट टेस्ट है। तो सबसे पहले मैं इंटरनल असेसमेंट वाला मामला डिस्कस कर रहा हूं। ये भी लास्ट ईयर ही नया इंट्रोड्यूस हुआ है, होपफुली इस साल भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इन केस अगर सीबीएसई को इसमें चेंजेस लाती है, कोई मॉडिफिकेशन मॉडलिटीज में चेंज करती है, तो हम आपको इंटीमेट करेंगे। सो इंटरनल असेसमेंट में जो ये 10 मार्क्स हैं, इस 10 मार्क्स का कंडक्शन कैसे होना है कि आपके 3 पीरियोडिकल टेस्ट होने हैं। और ये जो 3 सो कॉल्ड पीरियोडिकल टेस्ट हैं, ये एक स्टैगर्ड वे में एक डिफरेंट इंटरवल पर होने, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में, अक्टूबर में, दिसंबर में, इस रेंज में ये पीरियोडिकल टेस्ट हो सकते हैं। बाकी ये आपके स्कूल के डिस्क्रिप्शन पर है कि उन्होंने उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए क्या डेट रखनी है, क्या सिलेबस कंटेंट रखना है। बट एज पर एज सीबीएसई गाइडलाइंस वो ये है कि इन 3 पीरियोडिकल टेस्ट में आपके सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर होने चाहिए। अब सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं? एक वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर मीन्स एमसीक्यू हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, 1 वर्ड 1 सेंटेंस क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये वाली वैरायटी। देन शॉर्ट आंसर 2 मार्कर 4 मार्कर टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एंड देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दिस इज 6 मार्कर क्वेश्चन। सारी वैरायटीज पीरियोडिकल टेस्ट में इंक्लूड करनी होंगी एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन। अगर आपके टीचर चाहें तो इसके अलावा भी कोई वैरायटी इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये जो 3 पीरियोडिकल टेस्ट होंगे जिसमें अलग अलग सिलेबस होगा, अब वो कम्युलेटिव होगा कि नहीं होगा ये आपके टीचर के डिस्क्रिप्शन पर है। लेकिन इन 3 टेस्ट में से, अब ये चाहे 20 नंबर के टेस्ट हों, 25 के हों, 50 के हों, इन 3 टेस्ट में से जो 2 आपके बेस्ट टेस्ट होंगे परफॉर्मेंस वाइज, जो 2 परसेंटेज परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट टेस्ट होंगे, हम उन 2 की एवरेज लेंगे और उसे 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 10 मार्क का जो काम है, ये इसी गोइंग काम नहीं है। आपको पूरे साल में 3 टेस्ट देने पड़ेंगे, 3 में से कम 2 टेस्ट बहुत अच्छे करने पड़ेंगे, और उन 2 बेस्ट पॉसिबल टेस्ट की भी एवरेज आपके पास जाएगी आउट ऑफ 10। तो ये 10 नंबर कमाना आसान काम नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी थ्रू आउट पूरे ईयर। आप ये नहीं कर सकते कि हम जनवरी फरवरी में मेहनत करनी शुरू करेंगे और उससे हम स्कोर कर लेंगे। थ्रू आउट द ईयर आपको काम करना पड़ेगा, ये बात सीबीएसई एश्योर करना चाहते हैं। अब ये जो दूसरा 10 नंबर है, इसके लिए सीबीएसई ने वाया एनसीईआरटी, जो हमने लैब मैनुअल की बात की थी, उस लैब मैनुअल में 27 एक्टिविटीज हैं, और उन 27 एक्टिविटीज में से आपके टीचर कोई भी 10 एक्टिविटीज सेलेक्ट करेंगे और थ्रू आउट द ईयर आपको वो 10 एक्टिविटीज करनी है। अब वो उनका डिस्क्रिप्शन है, वो एक्टिविटीज 5-5 करके करवाते हैं, 3-2 करके करवाते हैं, लेकिन थ्रू आउट द ईयर आउट ऑफ दोज प्रिस्क्राइब्ड 27 एक्टिविटीज आपको वो 10 एक्टिविटीज करनी है। उन 10 एक्टिविटीज के रिकॉर्ड कीपिंग के आपके पास 5 नंबर है। इसका एक एग्जामिनेशन होगा, ईयर एंड एग्जामिनेशन, जिसमें आपसे 1 एक्टिविटी या 2 एक्टिविटी करने के लिए कही जा सकती है। उस ईयर एंड एग्जामिनेशन में एक्टिविटी असेसमेंट के 3 नंबर हैं, और 2 नंबर जो हैं
वो आपके वाइवे के। तो इस 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का जो ब्रेकअप हुआ, 10 नंबर के आपके पीरियोडिकल टेस्ट हो गए, 3 पीरियोडिकल टेस्ट होंगे, उनमें से कोई 2 सेलेक्ट होंगे, उनका एवरेज जाएगा आउट ऑफ 10। बाकी 10 के लिए आपको 10 एक्टिविटीज करनी है थ्रू आउट द ईयर, उसका रिकॉर्ड रखना है, ईयर एंड एग्जामिनेशन होगा अलॉन्ग विद वाइवा, तब 10 नंबर आएंगे। तो ये आपके इन 20 नंबर का हिसाब है। अब हम आते हैं इस 80 मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर। सो अब हम आते हैं 80 मार्क्स वाले पेपर पर जो ईयर एंड में होना है, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपके पास इन ऑल 13 चैप्टर्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बुला के। पार्ट 1 के अंदर 6 चैप्टर, पार्ट 2 के अंदर 7 चैप्टर, टोटल 13 चैप्टर्स हैं। और ये जो 13 चैप्टर्स हैं ये 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। बोर्ड्स आपको यूनिट वाइज वेटेज देता है, चैप्टर वाइज वेटेज नहीं देता। और हर यूनिट में 2 या 2 से ज्यादा चैप्टर इनकॉर्पोरेटेड हैं, और हालांकि 2 यूनिट ऐसी भी हैं जिनमें एक चैप्टर इनकॉर्पोरेटेड है। तो मैं आपको यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज वेटेज बता रहा हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो आपके पास है यूनिट 1, यूनिट 1 में आपके पास चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 इज रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 2 इज इनवर्स ट्रिगो। और इन दोनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज जो है वो 8 मार्क्स है। यूनिट 2 जो है इसमें आपके पास चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 है, जिसमें ये मैट्रिसेस का चैप्टर है, ये डिटर्मिनेंट का। इन दोनों चैप्टर्स की अगेन कंबाइंड वेटेज जो है आपके पास 10 मार्क्स है। ये सब चीजें नोट करने वाली है। राइट फ्रॉम द डे 1 आपको पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर कर रहे हैं ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, क्या वेटेज है, किस रेंज के क्वेश्चन आ सकते। देन यूनिट 3, ये पूरी 12th की सबसे वाइटल यूनिट है। 5 चैप्टर इसमें शामिल है, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, फुल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड देन इंटीग्रल कैलकुलस। 35 मार्क्स इसकी वेटेज है, 35 आउट ऑफ 80, अप्रोक्सीमेटली 44% के करीब कमिटेड है। देन यूनिट 4, this includes chapter 10 and chapter 11. This is vectors and 3D. Weightage is 14 marks. Second most important unit. Then unit 5, इसमें आपके पास chapter 12 है, linear programming problem. 5 marks weightage है. And last unit is 6th unit, that is chapter 13, probability, and the weightage is 8 marks. So unit 1 8 marks, unit 2 10 marks, unit 3 35 marks, unit 4 14 marks, unit 5 5 marks, and unit 6 8 marks, and total is 80 marks. सबसे important है unit 3 which is calculus, major chunk है। पूरे 12th के सिलेबस में लगभग आधा टाइम ये यूनिट के लिए ले लेती है, बिकॉज 5 चैप्टर इंक्लूसिव है। कैलकुलस मींस इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों का। तो ये आपके पास यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं अगेन दोबारा बात रिपीट कर रहा हूं कि बोर्ड्स ने यूनिट की वेटेज दी हुई है, चैप्टर की कोई वेटेज नहीं दी हुई है। तो इवन इफ अगर वो कोई सैंपल पेपर इश्यू भी करते हैं और उसमें किसी चैप्टर की कुछ वेटेज दी हुई है, आपने उसे कैलकुलेट करा कि इस चैप्टर की इतनी वेटेज है, तो फाइनल एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत 19-20 वेरिएशन आ सकता है। हालांकि यूनिट वाइज वेटेज सेम है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये 5 चैप्टर है तो हर एक चैप्टर 7-7 नंबर का होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हो सकता है कि किसी चैप्टर के अंदर से 8 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, किसी में से 4 के क्वेश्चन आ जाए, बट इन नटशेल इन 5 चैप्टर्स के मिला के 35 आएंगे, ये कंफर्म।